वेलकम टू द पार्ट नंबर 6 द बॉर्डर्स आर क्लोज। चलिए लास्ट टॉपिक है बेटा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपके कई बार एग्जाम में एज इट इज मिल जाती है। देखिए तो बॉर्डर आर क्लोज छोटे छोटे टॉपिक है। इन 19th सेंचुरी अफ्रीकन पैसेज कुड नॉट मूव वास्ट एरिया सर्च पॉस्चर पे घूम नहीं थे क्योंकि बॉर्डर बन गए थे, इंटरनेशनल बॉर्डर। व्हेन द पॉस्चर आर एग्जॉस्टेड इन वन प्लेस दे मूव टू डिफरेंट एरिया एंड ग्रेजिंग देयर कैटल। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगिन इम्पोजिंग वेरियस रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर मोबिलिटी। अब इनकी मोबिलिटी यानी मूवमेंट पे लोगों ने कंट्रोल लगा दिया बेटा ब्रिटिश पीपल ने। लाइक द मसाई अदर पैसेज ग्रुप वर आल्सो फोर्स टू लिव विद इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्पेशल रिजर्व। तो कन्फाइंस इनको एक ही जगह बेटा रहने को मजबूर कर दिया गया। द बाउंड्रीज ऑफ दिस रिजर्व बिकम द लिमिट विद इन विच दे कुड नॉट मूव। तो यहाँ रिजर्व बाउंड्रीज थी जिसको अगेंस्ट ये मूव नहीं कर सकते थे। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विद दिस स्टॉक विदाउट स्पेशल परमिट। बिना परमिट के तो अपने एरिया से बाहर नहीं निकल सकते थे अपने स्टॉक के साथ। एंड स्टॉक बेटा एनिमल का यूज होता है यहाँ। एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट परमिट विदाउट ट्रबल एंड हरेसमेंट। और ये परमिट मिलना बेटा मुश्किल था, इसके लिए बहुत हरेसमेंट और ट्रबल उनको फेस करना पड़ता। दोज फाउंड गिल्टी ऑफ डिसऑबिंग द रूल्स वर सेवरली पनिश्ड। अगर कोई बिना परमिट के ऐसे निकल जाता था बेटा उनको गिल्टी अगर पकड़ा जाता था उसको बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलती थी। ठीक है। सो पैसेंजर्स वर आल्सो नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट इन द व्हाइट एरिया। देखिए यहाँ रेस्ट्रिक्शन और बढ़ती है, इनकी कंडीशन देखिए। व्हाइट एरिया जहां व्हाइट पीपल यूरोपियन पीपल है वहां पे की परमिशन अलाउड नहीं थी, उनको जाना मना था। ठीक है। मार्केट हो चाहे कहीं रहने की जगह हो। इन मेनी रीजन दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड। ट्रेड में भी कई जगह उनको बैन कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया गया था। वाइट सेटलर्स और यूरोपियन कॉलोनिस्ट सॉ पैस्टोरलिस्ट इज ए डेंजरस एंड सेवेज। इनको डेंजरस और सेवेज यानी जंगली माना जाता था। पीपल विद हुम ऑल कॉन्टेक्ट हैड टू बी मिनिमाइज। इनके साथ कॉन्टेक्ट कम रखते थे वो और सबको कहते देंगे कॉन्टेक्ट कम रखिए। एंड कटिंग ऑफ ऑल लिंक्स वाज हाउएवर नेवर रियली पॉसिबल बिकॉज व्हाइट कॉलोनिस्ट हैज टू डिपेंड ऑन द ब्लैक लेबर टू बोर माइंस एंड बिल्ड रोड एंड टाउन्स। तो कटिंग ऑफ ऑल लिंक्स वाज हाउएवर वाज नेवरली रियली पॉसिबल। पॉसिबल था नहीं बेटा क्योंकि अफ्रीका में इनको लेबर की जरूरत थी, चाहे वो प्लांटेशन हो चाहे माइनिंग हो। तो इन्हीं ब्लैक पीपल्स की हेल्प से बेटा इन्होंने माइंस वगैरह ही चलाई, रोड बनाए, टाउन्स बिल्ड किए। ठीक है। सो द न्यू टेरिटोरियल बाउंड्री एंड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन दैम सडनली चेंज द लाइफ ऑफ पैसेंजर्स दे एडवर्स इफेक्ट। तो इनका बड़ा इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट पेज पे देखिए। यस बोथ देयर पेस्टोरल एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अर्लियर पेस्टर्स नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर एनिमल हर्ड्स बट ट्रेड इन वेरियस प्रोडक्ट। इससे पहले बेटा वो हर्ड्स के चराने के साथ साथ ट्रेडिंग एक्टिविटी भी करते। राइट। द रिस्ट्रिक्शन अंडर कॉलोनियल रूल डिड नॉट एंटायरली स्टॉप द ट्रेडिंग एक्टिविटीज बट दे वर नॉट सब्जेक्ट टू वेरियस रिस्ट्रिक्शन। तो उनमें रिस्ट्रिक्शन लग चुकी, ट्रेड बिल्कुल कंप्लीटली बैन नहीं हुआ बट उस पर रिस्ट्रिक्शन थी, तो उसकी वजह से भी लाइफ इनकी बड़ी चेंज हुई। अब चलते बेटा व्हेन पॉस्चर ड्राई। जब पॉस्चर ड्राई होता था, जब सूख जाते थे बेटा सारे एरिया और छोटे से एरिया इनके पास बचे थे, तो क्या होता था देखिए। ड्रॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ पैसेंजर्स एवरीवेयर। हर जगह बेटा इनकी लाइफ सीधी इफेक्ट होती, बड़ा डरते थे ड्रॉप से ये। And when rains fail, the pasture are dry, cattle are likely to starve, and unless they can be moved to area where forage is available. And that is why traditionally pastoralists are nomadic. They move one place to place, and this nomadism allows them to survive bad time and avoid crisis. तो ये पुरानी कंडीशन दी है कि वो आराम से बुरे समय सर्वाइव कर जाते थे, क्राइसिस को अवॉइड कर जाते थे। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट। क्योंकि इस एरिया में बेटा हम कहते बारिश कम होती है और ड्रफ्ट कंडीशन आती रहती थी, बट फिर भी ये ट्रैवल करके मूवमेंट करके बेटा अपने नॉमेडिक जो तरीके थे उनसे बच जाते थे। ठीक है। बट फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड द मसाई वर बाउंड डाउन टू ए फिक्स एरिया। पर जैसे कॉलोनियल पीरियड आया बेटा यहाँ इंटरनेशनल बाउंड्री बनी, इनको फिक्स कर दिया गया एरिया में। कन्फाइंड विद इन रिजर्व एंड द प्रोहिबिटेड फ्रॉम मूविंग द सर्च ऑफ पॉस्चर। इनको मूवमेंट बंद कर दी गई। दे वर कट ऑफ फ्रॉम द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड एंड फोर्स टू लिव विद इन द सेमी रिड ट्रैक प्रोन टू फ्रीक्वेंट ड्रफ्ट। जहां ड्रफ्ट ज्यादा थे उन एरिया में इनको रहने को मजबूर कर दिया। सिंस दे कुड नॉट शिफ्ट देयर कैटल टू प्लेस वेयर पॉस्चर वर अवेलेबल। पॉस्चर अवेलेबल होता था वहां ये जा नहीं सकते थे। लार्ज नंबर ऑफ मसाई कैटल डाइड इन स्टारवेशन। तो इन्हीं वजह से बेटा बड़ी स्केल पे मसाई के जो कैटल है वो उनकी डेथ होनी शुरू होगी। डिजीज इन दिस ईयर ऑफ ड्रफ्ट टाइम में इनकी डिजीज बढ़ गई। एज इंक्वायरी 1930 यहाँ नंबर दिया बेटा देखिए 1930 Masai in Kenya possess 7,20,000 cattle and 8,20,000 sheep and 1,71,000 donkeys in just 2 years survived drought. तो 2 साल का जो ड्रॉट कंडीशन 1930 बढ़ी बेटा उसमें इतनी बड़ी स्केप इनके कैटल्स की डेथ हुई। 1933-34 ओवर हाफ द कैटल इन द मसाई रिजर्व डाइड। और अगले 1933-34 में जो क्राइसिस आए, जो ड्रफ्ट कंडीशंस आई, उसमें बेटा इनका 50% मसाई रिजर्व डेथ हो गया। ठीक है।
चलिए, एज द एरिया ऑफ ग्रेजिंग लैंड श्रैंक, और धीरे धीरे ग्रेजिंग लैंड जो श्रैंक हो रहा था, एडल्ट फॉर द ड्राफ्ट इंक्रीज इन इंटेंसिटी, तो ड्राफ्ट की कंडीशन जो इंटेंसिटी थी वो भी बढ़ गई बेटे, क्योंकि छोटे एरिया में श्रैंक हो गए थे। द फ्रीक्वेंट बैड ईयर्स लेड टू स्टडी डिक्लाइन ऑफ एनिमल स्टॉक इन पैस्चर, धीरे धीरे इनके जो एनिमल स्टॉक था, जो नंबर ऑफ एनिमल्स रखते थे वो तेज बेटा डिक्लाइन होता चला गया। ठीक है, अब आते हैं नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, सब इक्वली अफेक्टेड नहीं थे। देखिए एग्जांपल दिए और यहाँ पे 2 टर्म्स दिए, काफी इंपॉर्टेंट है एल्डर वॉरियर्स की। देखो, in Masai land as with Africa, not all pastures are equally affected at the by change of the colonial period. In pre-colonial time, Masai society were divided into 2 social categories. Masai जो कैटेगरी है, Masai का फिर एग्जांपल देने बेटा, देखना इसमें एल्डर और वेरियर्स 2 कैटेगरीज थी बेटा सोसाइटी में। द एल्डर फॉर्म द रूलिंग ग्रुप एंड मेट इन पीरियोडिक काउंसिल्स, जो एल्डर थे बड़े थे वो बेटा कहीं ना कहीं रूलिंग ग्रुप था, पीरियोडिकली वो अपनी काउंसिल में बातचीत करते थे, बैठते थे, अफेयर द कम्युनिटी एंड सेटल डिस्प्यूट को सेटल करते, झगड़ों को, और कम्युनिटी के अफेयर्स का मैटर को सुनते थे। द वॉरियर्स कंसिस्ट द यंगर पीपल, वॉरियर्स यंगर पीपल थे, मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब, अपनी ट्राइब की प्रोटेक्शन का काम था। दे डिफेंड द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज कैटल रेड, अब अपनी कम्युनिटी को डिफेंड करते थे, साथ में ये उनका बड़ा वर्क था बेटा कैटल रेड, दूसरे पे अटैक करके उनके पशु छीना, क्योंकि पशु यहाँ पूंजी थी, ये इनका सबसे बड़ा कैपिटल यही था, दैट इज कैटल रेड। तो कैटल पर रेड करते थे, दूसरे के पशु छीन लाते थे। रेडिंग वॉज इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी वेयर कैटल वर वेल्थ, कैटल इनके वेल्थ थी तो रेडिंग इंपॉर्टेंट थी। इट इज थ्रू रेड दैट द पावर ऑफ डिफरेंट पैसेज ग्रुप आर असर्ट, और इनकी रेड के बेस पे, रेड समझ में आता है अटैक करना किसी पे, इसी से बेटा किसी ट्राइब किसी कम्युनिटी की पावर शो होती थी, या कितनी ताकतवर वो ट्राइब है। Young men caused to recognize as a member of warrior class where they provide their manliness by raiding the cattle other pastorate group and participate in wars. तो ये इनके झगड़े wars वाले पार्टिसिपेट करते थे, pastorate raid में पार्टिसिपेट करते थे। They however were subject to authority of the elders, फिर भी elders की अथॉरिटी में आते थे, elders जो डिसीजन लेंगे वो ये बेटा काम करते थे। यहाँ एक पिक्चर दी है, उसको देख लीजिए प्लीज। यहाँ ऊपर आपको इनका वेशभूषा, इनके आभूषण, इनके भाले, तीखे भाले हैं मेटल के दिख रहे हैं, देखिए। नोट हाउ द वॉरियर वियर, क्या पहनते थे। ट्रेडिशनल डीप एंड रेड सुकाज ब्राइटली बेडेड मसाई ज्वेलरी आर कॉल्ड 5 फुट, तो 5 फुट के 5 फुट का इनका हाइट थी बेटा, और ये ऐसी ज्वेलरी पहनते थे जो यहाँ पे दिए, सुकाज ब्राइटली बीडेड, बीड्स होते थे इसमें, छोटे मणिके वगैरह होते थे। ठीक है, 5 फुट के होते थे। स्टील टिप्ड स्पीयर, स्टील के यानी लोहे के इनके बेटा स्पीयर्स भाले टाइप से होते थे। देयर लॉन्ग प्लेटेड इंटेक्टली प्लेटेड हेयर एंड टिटेड रेड विद ऑर्च, ऑर्च बेटा एक स्पीसीज है, हम कहते हैं वेजिटेशन है, जिससे ये अपने बालों को कलर करते थे, रेडिश कलर आपको दिखेगा। ठीक है, एंड एज ए ट्रेडिशन दे फेस ईस्ट टू ऑनर द राइज सन, ईस्ट की तरफ वो सूर्य को कहीं ना कहीं ऑनर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। वॉरियर आर इन द चेंज ऑफ सोसाइटी सिक्योरिटी वाइल द बॉयज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हर्डिंग लाइवस्टॉक, तो सोसाइटी में सिक्योरिटी बनाए रखने का काम था। ओके, रेस्पॉन्सिबल हर्डिंग लाइवस्टॉक को चराने का भी काम रहने बॉयज का था। ड्यूरिंग द ड्राफ्ट सीजन बोथ वॉरियर एंड बॉयज एज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हर्डिंग लाइवस्टॉक। अब ड्रॉट कंडीशन में जब बेटा सूखा पड़ता था तो इनकी ड्यूटी होती थी अपने हर्ड्स को चरा के लाना, उनका पेट भरना, और उसके लिए ये कुछ भी करते थे, किसी एरिया से भी जाके ये लड़ते झगड़ते और अपने पशु को चराते थे। ठीक है, कम टू नेक्स्ट पेज। यहाँ फिर एक पिक्चर दिख रही, इसमें आपको बेटा थोड़ा ज्यादा क्लियर पिक्चर है, आपको कलर दिख रहा होगा, इनके हेयर्स का जो पीछे दिया था, इनके आपको ऑर्नामेंट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ एक फिगर 17 दी, उसको देखिए। इवन टूडे यंग मैन गो थ्रू द एलिब्रेटिंग रिचुअल, अभी एक कुछ पुराने रिचुअल्स अभी फॉलो करते हैं बेटा, आज के अगर टाइम की बात करें। बिफोर द पिकिंग वॉरियर ऑल्दो एक्चुअली इट नो लॉन्गर कॉमन, अभी वॉरियर बनने से पहले आम बच्चे से एक वॉरियर बनने में इनको वही ट्रेडिशन पालन करना पड़ता है, रूल रेगुलेशंस। They must travel throughout the section region in about the 4 month ending the event where they run in the homestead and enter with the attitude of raiders. During the ceremony, boys dress in loose clothing and dance non-stop throughout the day, and the ceremony is transition into new age. Girls are not required to go through such ritual. तो गर्ल्स कभी भी बेटा वॉरियर्स नहीं बनती है, इनकी सेरेमनी होती है, पूरे साल डांस चलता है, और इस तरह से पूरे दिन का इनकी एक्टिविटी अब भी ये ऑर्गेनाइज होती है, अब भी ये वॉरियर्स बनते हैं। ठीक है, आज आते हैं पेज पे। टू एडमिनिस्ट्रेट द अफेयर ऑफ मसाई द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ सीरीज मेजर्स, अब ब्रिटिश ने इनके एडमिनिस्ट्रेशन को मेजर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए राइट कुछ काम किए। देखिए इंपोर्टेंट इम्प्लीकेशन, दे अपॉइंटेड चीफ ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप ऑफ मसाई, अब उन्होंने क्या किया, अपने फायदे के अपने फेवर के लोगों को चीफ बना दिया, सब ग्रुप ऑफ मसाई। ठीक है, देन हु वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर ऑफ द ट्राइब, अब वो चीफ जो ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किए हैं वो बेटा उनके अफेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। द ब्रिटिश इम्पोज वेरियस रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेडिंग एंड वेयरफेयर,
अब इनकी रेडिंग बंद होगी, एक दूसरे के पशु अटैक नहीं कर सकते, वॉरफेयर बंद हो गए इनके। Consequently, the tradition authority of both elder and warriors were adversely affected. तो elder और warrior की जो importance थी बेटा इनकी सोसाइटी वो धीरे धीरे अफेक्ट हुई और खत्म होती चली गई। The chief appointed by the colonial government often accumulated wealth over time. अब वो बड़े अमीर हो गए चीफ जो ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किए थे। They had regular income within the which they could buy animal. इनको रेगुलर इनकम होनी शुरू हो गई, जिसने एनिमल खरीदा, गुड्स लैंड खरीदी ने। दे लेंट मनी ऑन टू पुअर नेबर्स एंड हु नीड टू कैश पे। अभी हमारे होते ना मनी लेंडर्स की तरह पैसा देने लगे, जिससे भी अर्न किया उन्होंने। एंड दे लेंट पे टैक्सेस एंड मेनी ऑफ देम बिगिन लिविंग इन द टाउन, और शहरों में रहने लगे एंड बिकम इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन स्टे बैक इन द विलेज एंड लुक आफ्टर द एनिमल। तो एनिमल इनका बड़ा था तो उसको उनके बच्चे और वाइफ देखते थे और ये सिटीज में जाकर ट्रेड तक करने लगे। तो ये काफी रिच क्लास बन गई चीफ। एंड दिस चीफ मैनेज टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ वॉर एंड ड्रफ। तो वॉर और ड्रट कंडीशन में इनका थोड़ा काम बढ़ गया था, इनको चीज को मैनेज करते थे वो। दे हैड बोथ पेस्टोरल एंड नॉन पेस्टोरल इनकम, इनको दोनों टाइप की इनकम होती थी। एंड कुड बाय एनिमल व्हेन देयर लाइफ स्टॉक दिस स्टॉक वाज डिप्लीटेड। तो इनका स्टॉक कम होता था, ये एनिमल वगैरह खरीद लेते थे। बट द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पुअर पेस्टोरलिस्ट हु डिपेंडेड ओनली ऑन लाइफ स्टॉक वर डिफरेंट। तो चीफ्स की लाइफ आपने देखी अच्छी हो गई थी, बट जो पेस्टोरलिस्ट रियल में बेटा जो गरीब थे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई है। मोस्ट ऑफन दे डिड नॉट हैव द रिसोर्स टू टाइड ओवर बैड टाइम। बुरे समय में ये अपना जीवन नहीं चला पाते थे। इन टाइम ऑफ वॉर एंड फेमाइन दे लॉस नियरली एवरीथिंग। वॉर और फेमाइन टाइम में अपनी हर चीज खो देते थे कई बार। दे हैड टू गो लुकिंग फॉर वर्क इन टाउन, मजबूरी में इनको टाउन्स में जाके लेबर वगैरह करनी पड़ती थी। सम एक्ट आउट अ लिविंग एज चारकोल बर्नर्स, अदर डिड ऑड जॉब। दे लकीली कुड गेट मोर रेगुलर वर्क इन रोड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो कुछ को लेबर के रूप में बेटा लंबा काम मिल जाता रोड में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह। ठीक है, ये बेटा रियल पेस्टोरल्स की हालत थी। द सोशल चेंज इन मसाई सोसाइटी ऑकर्ड एट टू लेवल। अब सोशल चेंज की बात करें दो स्तर पे बेटा चेंजेस हुआ। फर्स्ट, द ट्रेडिशन डिफरेंस बेस्ड ऑन एज बिटवीन द एल्डर्स, नेक्स्ट पेज, एल्डर्स एंड द वॉरियर्स वाज डिस्टर्ब। अब वॉरियर्स और एल्डर्स में जो चीजें थी बेटा सोशल नॉर्म्स वगैरह थे वो डिस्टर्ब हो चुके थे। तो इट डिड नॉट ब्रेक डाउन एंटायरली, फिर भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। सेकेंड, ए न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्थी एंड पुअर पेस्टोरिस्ट डेवलप। अब यहां भी बेटा अमीर और गरीब पेस्टोरिस्ट का भेदभाव सोसाइटी में नजर आने लगा। ये दो बड़े बदलाव। चलिए कंक्लूजन में आ जाते हैं। So we see that the pastoral communities in different part of the world are affected in the variety of different ways of change in the modern movement, with increasing restriction on the mobility and disappear the grazing become a more problem. तो दो बड़ी प्रॉब्लम थी, एक तो इनकी मूवमेंट बंद हो गई, दूसरी ग्रेजिंग लैंड से छीन ली गई। While posture remained deterred through the continuous overgrazing, and time of drought become time of crisis when the cattle die in large number. फिर भी कुछ पेस्टोरिस्ट बेटा छोटी छोटी लैंड पे कंटिन्यू रहे, बट फिर भी ड्रफ कंडीशन बेटा इनके ड्रॉट जब आता था, सूखा पड़ता था तो इनके बड़ी स्केल पे एनिमल मारे भी जाते थे। ठीक है, सो ये पेस्टोरल डू अडेप्ट टू न्यू टाइम्स, नए टाइम को इन्होंने फिर भी अडेप्ट किया। दे चेंज द पाथ ऑफ द एनुअल मूवमेंट, कुछ ने मूवमेंट पाथ बदल लिए जिससे थोड़ा सर्वाइव कर पाए। रेड्यूस देयर कैटल नंबर, जो इंडिया में पड़ा था वही अपने कैटल का नंबर कम कर दिया। प्रेस ऑफ राइट टू एंटर न्यू एरियाज, नए एरियाज में चले गए, जैसे इंडिया में गुजर बकरवाल है बेटा JNK में या यूपी में हिल्स तक पहुंच गए वो। एंड एक्सेप्ट पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फॉर रिलीफ, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया इन्होंने। ठीक है, एंड सब्सिडी, कुछ ने सब्सिडी भी लेनी शुरू कर दी, गवर्नमेंट से पैसा देना शुरू कर दिया। अदर फॉर्म सपोर्ट डिमांड है राइट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, और कुछ ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट में अपना रोल प्ले करना शुरू किया। एंड वाटर रिसोर्स में ये बड़ा अच्छा है बेटा जो ट्राइबल्स इससे सर्वाइव कर पाए। पेस्टोरिस्ट आर नॉट क्या है यहाँ, यस, रिलाइज ऑफ द पास्ट, and they are not people who have no place in the modern world. Environmentalist economists have increasingly become to recognize that pastoralist nomad is a form of life that is perfectly suited many hills and dry regions. तो हम बात करते हैं इनका पास कहीं ना कहीं गलत नहीं था, इनकी एक्टिविटीज गलत नहीं थी। आज भी बेटा हम कहते हैं इकोलॉजिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट है वो अब भी इनको फेवर करते हैं कि जो ड्राई रीजन हिली एरिया उनके लिए सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ पैस्टोरलिज्म ही है। लास्ट में हम देखते हैं बेटा ए रेकाज शिपवर्ड ऑन जयपुर हाईवे। जैसे हमने पढ़ा था रेकाज ने पहले सिंध पाकिस्तान में ट्रेवल करते थे, अब ये बेटा हरियाणा साइड में ट्रेवल करते हैं हाईवे रोड के थ्रू, जो अपने यहाँ में देखे होंगे व्हाइट ड्रेस में। यही सीन हम अपने एरिया हरियाणा में कई जगह इनको देखते भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका टॉपिक और होता है। ठीक है, एक्सरसाइज में कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, शॉर्ट नोट भी इन पे बनता है और इंटरनल क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, सो थैंक यू बेटा, ये लास्ट चैप्टर था आपका।